जनवरी भारत में लोकतंत्र के उदय का ऐतिहासिक दिन है। 76 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हम भारतीयों ने राजशाही और औपनिवेशिक शासन का अंत करके जनता के शासन का युग प्रारंभ करते हुए संविधान को स्वयं को समर्पित किया था। आज ही के दिन हमने भेदभाव की वकालत करने वाले कानून को विदा करके ऐसे मानवीय युग में प्रवेश किया जहां कानून की नज़र में सभी समान हैं। भारत ने इस दिन के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया तथा कई महान लोगों ने कानून के शासन के लिए संघर्ष किया। यह वह दिन है जब राजाओं, सामंतों, औपनिवेशिक शासकों और साम्राज्यवादियों द्वारा बनाए हुए स्वयं के लिए नियमों व कानून को समाप्त किया गया एवं संविधान जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय व भाईचारे की भावना को प्रबल करता है, उस संविधान को देश के सर्वोच्च कानून की आकांक्षाएं हमारी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। हमारा संविधान देश के इतिहास को संवारा है और भविष्य में भी इसे संवारेगा। इसलिए हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि अगर हम संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। संविधान की आकांक्षाएं हमारी समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करता है। हमारा संविधान समावेशी भागीदारी के माध्यम से सभी नागरिकों के विकास व समृद्धता के लिए प्रतिबद्ध है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम सभी को निभानी हैं। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी देश द्वारा की गई प्रगति का सम्मान करें। हम सभी अपने संविधान को नमन करें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दें जो इस समावेशी और दूरदर्शी संविधान को बनाने के लिए जिम्मेदार थे। संविधान अपने पहले ही अनुच्छेद में भारत के एक राज्यों के संघ होने की घोषणा करता है। हमारा संविधान संप्रभु शक्तियों का राज्य व केंद्र के बीच बंटवारा करता है। देश की एकता व अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए जहां यह केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियां प्रदान करता है, वहीं राज्यों के प्रशासनिक अधिकारों का सम्मान करता है, अर्थात देश की विविधता का सम्मान करता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सत्ता के साझेदारी का सिद्धांत अपनाते हुए इस विविधतापूर्ण देश के प्रशासनिक व्यवस्था को हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न था एक ऐसे संघ का निर्माण करना जहां राज्य सशक्त हो। अतः यह हमारी साझा जिम्मेदारी है हम उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए देश को मजबूत बनाएं। कर्नाटक की सरकार संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कर्नाटक ने हमेशा आवाज उठाई है जहां संघ के सिद्धांतों के साथ समझौता किया गया है। इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर संविधान के साथ साथ सहकारी संघवाद में अपना विश्वास दोहराते हैं। कर्नाटक संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों, सामाजिक व आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता ने सामाजिक व आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को झटका दिया है। लोगों की समस्याओं को समझते हुए कर्नाटक सरकार ने 5 गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है और देश के ध्यान को आकर्षित किया है। राज्य ने उन निराशावादी भविष्यवाणियों की गलत साबित किया है जो ये कहते हैं कि यह योजनाएं राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न करेगी व राज्य के विकास में अवरोध होगा। कर्नाटक राज्य ने देश के सबसे अधिक विकासशील राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को समान रूप से पाया है। राज्य द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई गृहलक्ष्मी योजना अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया को रुपये 2000 प्रति माह अगस्त 2023 से प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना अंतर्गत कुल 35,180.9
20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। गृह ज्योति योजना के अंतर्गत वर्तमान में 1.62 करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने अगस्त 2023 से अभी तक कुल 13,409 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि बिजली आपूर्ति कंपनियों को जारी की है। राज्य सरकार ने 11 जून 2023 से शक्ति योजना महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा को प्रारंभ की गई है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के प्रारंभ से 17 जनवरी 2025 तक महिलाओं ने 373.27 करोड़ बार यात्राएं कर योजना का लाभ उठाया है। राज्य सरकार ने 9,051 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए हैं। युवा निधि योजना के अंतर्गत 1,94,986 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं और इनमें से 1,24,176 उम्मीदवारों को सीधे राशि का हस्तांतरण किया गया है। युवा निधि प्लस योजना के अंतर्गत 25,000 युवा निधि लाभार्थियों को उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग लिंकेज सेल और भविष्य कौशल योजना के अंतर्गत 12,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। भुखमरी को खत्म करने के उद्देश्य से अन्न भाग्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें बीपीएल राशन कार्ड धारियों को 5 किलो चावल उपलब्ध करने के अलावा अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले 170 रुपये प्रत्येक सदस्य के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा रहे हैं। जुलाई 2023 से सितंबर 2024 तक 9,775.51 करोड़ रुपए 4,48,12,382 लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने वर्ष 24-25 में राज्य वित्त का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छे ढंग से किया है। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। दिसंबर 2024 के अंत तक राज्य का राजस्व संग्रह 1,81,900, जो वर्ष दर वर्ष 13% की वृद्धि को दर्शाता है। कर्नाटक राज्य जीएसटी राजस्व के संग्रह के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार न देश के विकास में और धन के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सामाजिक न्याय को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। राज्य सरकार मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, सड़क आदि को उपलब्ध कराने में आगे रही है। 250 छात्रों की क्षमता वाले 25 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। 100 छात्रों की क्षमता वाले 96 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास शुरू किए गए हैं। 300 छात्रों की क्षमता वाले 50 नए मौलाना आज़ाद स्कूल भी शुरू किए गए हैं। 25 मौलाना आज़ाद स्कूलों ने स्वयं के भवनों में प्री विश्वविद्यालय शिक्षा शुरू की है। प्राथमिक व उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में नई शिक्षा नीति लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य है। 13,000 से ज्यादा पदों को पिछले 1.5 साल में भरा गया है। सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को भरने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर राज्य सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर में 142.40 करोड़ रुपए की लागत से 450 बेड की क्षमता वाले हॉस्पिटल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी मार्च 2024 से प्रारंभ किया गया है। कलबुर्गी स्थित गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज के परिसर में 54.80 करोड़ रुपए की लागत वाले ट्रामा केयर हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 304.20 करोड़ रुपए की लागत से
कलबुर्गी में जयदेव कार्डियोलॉजी एवं अनुसंधान संस्थान का निर्माण KKRDB फंड का उपयोग करके किया गया है। वर्ष 2024-25 में 2451 किलोमीटर राजमार्ग तथा 3103 किलोमीटर प्रमुख जिला सड़कों का सुधार व नवीकरण का कार्य तथा 190 पुलों का निर्माण कार्य किया गया है। 1696 करोड़ रुपए की लागत से रायचूर के निकट कलमला जंक्शन से सिंगनूर तक हाइब्रिड इनोवेटिव मॉडल के अंतर्गत 78.45 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग का विकास कार्य प्रगति पर है। वर्ष 24-25 में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 88,853 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ राज्य समग्र निर्यात में प्रथम स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष 23-24 की तुलना में राज्य ने समग्र निर्यात में 11.17% की वृद्धि हासिल की है। हमारी राज्य सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना को जारी रखते हुए 24-25 में 6.75 लाख परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। दिसंबर 24 के अंत तक 101.32 लाख परिवारों में से 83.54 परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राज्य में कुल 79 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें से 73 प्रयोगशालाएं NBL द्वारा मान्यता और प्रत्यायन प्राप्त है। मौजूदा वर्ष में कुल 1,97,140 जल नमूनों की जांच की गई है और 1,32,575 ग्रामीण महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कुल 9,07,239 जल नमूने टेस्ट किए गए हैं और उन गांवों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जहां पर नमूने दूषित पाए गए थे। राज्य के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए डॉक्टर DM नजुनप्पा की रिपोर्ट लागू की गई है। यह पता लगाने के लिए कि इच्छित लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं और भविष्य के लिए मानकों का निर्धारण करने के लिए प्रोफेसर गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 371 जे लागू किया गया है। हमारा राज्य कल्याण कर्नाटक के विकास के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया जा रहा है। कलबुर्गी में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया और 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्य रूप से शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य तथा अन्य योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A, जिसमें केंद्रीय रेशम बोर्ड से कृष्णराजपुरा तक 19.75 किलोमीटर का विस्तार और चरण 2B, जिसमें कृष्णराजपुरा से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 38.44 किलोमीटर का विस्तार कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 14,788 करोड़ रुपए है। चरण 3 कॉरिडोर 1 केम्पापुरा से JP नगर 4th फेज 32.15 किलोमीटर तक और कॉरिडोर 2 होसाहल्ली से काठबागागेर 50 किलोमीटर कुल 44.65 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है, जिसकी अनुमानित लागत 15,611 करोड़ रुपए है और परियोजना को दिसंबर
2029 तक पूरा करने का प्रयास है। बेंगलुरु शहर में 34 स्थानों पर आवास परिसरों का निर्माण करके लगभग 30,000 आवास इकाइयां प्रदान करने का बेंगलुरु विकास प्राधिकरण का लक्ष्य है। अब तक 25 परियोजनाओं में कुल 14,909 फ्लैटों का निर्माण शुरू किया जा चुका है। इनमें से 10,615 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है। डॉक्टर के शिवराम कारंत लेआउट प्लानिंग फार्मिंग का काम तेजी से चल रहा है। प्लाट आवंटन का काम भी जल्द शुरू करने की योजना है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों और संगठनों को बिना नीलामी के पत्थर उत्खनन के लिए खनन पट्टे देने हेतु कर्नाटक लघु खनिज रियायत नियम 1994 को और सरल बनाया गया है। साथ ही रेत और एमसैंड सहित अन्य लघु खनिजों के संबंध में नियमों को सरल बनाया गया है ताकि आम जनता को उचित मूल्य पर आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। खनिज प्रशासन विभाग को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एकीकृत पट्टा प्रबंधन सॉफ्टवेयर को अपडेट करके सॉफ्टवेयर का दिनांक 12 दिसंबर 2024 से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। बागवानी के अंतर्गत 27.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के साथ कर्नाटक राज्य देश में पहले स्थान पर है। चालू वर्ष के दौरान 19,166 हेक्टेयर का नया अतिरिक्त क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसके तहत कार्बन को खोजने वाली बागवानी फसलों की पहचान की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन इकाइयों की बिक्री के लिए जरिए किसानों की आय बढ़ाई जा सके। कर्नाटक देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने पूर्ण रूप से कैशलेस डिजिटल लेन देन, ई नीलामी, ई तोल और ई भुगतान आदि प्रणाली को रेशम व कोकून बाजारों में लागू किया है। कर्नाटक राज्य के विशेष रूप से बेंगलुरु को वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें 875 से अधिक वैश्विक क्षमता केंद्र इकाइयां हैं। भारत के 30% से अधिक जीसीसी इसी शहर में स्थित है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का और अधिक लाभ उठाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024-29 को पेश किया है। वर्ल्ड क्लास हब के तौर पर इनोवर्स इंक्यूबेशन केंद्र को स्टार्टअप के लिए स्थापित किया गया है, जिससे नवाचार और उद्यमशील इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। निर्भया फंड के अंतर्गत केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सेवा वाहनों जैसे सवारी वाहन, स्कूल बसें, निजी सेवा वाहन, बस, मैक्सी कैब, अनुबंध वाहन, मोटर कैब और राष्ट्रीय राजमार्ग लाइसेंस वाले मालवाहक वाहन आदि में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी पैनिक बटन का लगा होना आवश्यक है। दिसंबर 2024 तक राज्य में 6,04,863 सार्वजनिक सेवा वाहनों में से 40,848 वाहनों में ऐसे उपकरण लगाए जा चुके हैं और भविष्य में इन्हें लगाने का काम पूरा करने की योजना है। देश के इतिहास में पहली बार केएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी अवधि के दौरान दुर्घटना के लिए 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। कर्नाटक राज्य पुलिस ने कानून व्यवस्था प्रबंधन अपराध का पता लगाने और नियंत्रण में अच्छा कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तुलना में सभी प्रकार के अपराधों में, विशेषकर गंभीर अपराधों में कमी आई है। बेंगलुरु में वाहनों की बढ़ती संख्या, भारी यातायात जाम और दुर्घटना में हो रही
वृद्धि को रोकने एवं सुचारू यातायात प्रवाह के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस प्रौद्योगिकी अपनाने में सबसे आगे है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक नियंत्रण वास्तविक समय में डेटा एकत्रित करने और उसका विश्लेषण करने तथा ट्रैफिक को साफ करने के लिए त्वरित निर्णय लेने के लिए एक AI आधारित डेटा प्लेटफॉर्म का उपयोग बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस कर रही है। सुचारू यातायात प्रवाह के साथ एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को सिग्नल पर प्राथमिकता दी जाएगी। बेंगलुरु शहर के 2519 स्कूल कॉलेज के छात्रों को पुलिस मार्शल के रूप में शामिल किया गया है और पुलिस अधिकारी हर महीने राज्य भर के स्कूलों और कॉलेजों का दौरा कर नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में साइबर अपराध एक खतरा बन गया है। राज्य में दर्ज किए जा रहे सभी अपराध मामलों में से 10% साइबर अपराध है। अपराधियों का पता लगाने और उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कदम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। सरकार सभी स्तरों पर प्रशिक्षण और आवश्यक तकनीक उपलब्ध करा रही है। कर्नाटक राज्य के सभी कानूनों के बारे में जनता को आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तथा 1957 से आज तक के सभी संशोधनों को जनता तक पहुंचाने के लिए संसदीय कार्य एवं विधि